हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुजा चतुर्वेदी और आज मैं आपकी कुछ जानकारी और ऐड कर देती हूँ। यानी कि अगर आपने कर रखा है एलएलबी और अब आप कंफ्यूज हैं कि हमें प्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए या फिर एलएलएम करना चाहिए या फिर कोई और तरीका है जो कि हमें गाइड कर दे कि हम क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लैट पीजी के बारे में। अगर आप पीजी करना चाहते हैं यानी कि अगर आप एलएलएम करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप क्या दे रहे होंगे, क्लैट पीजी का पेपर दे रहे होंगे। लेकिन इसके साथ आपको एक और एडिशनल बेनिफिट मिलता है और वो बेनिफिट क्या है? वो बेनिफिट है आपका प्लेसमेंट का बेनिफिट। यानी कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इनके बीच में और आपके क्लैट कमेटी के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसके जो क्या बोलता है कि जो आपका स्कोर रहेगा क्लैट पीजी में, उस स्कोर को ध्यान में रखते हुए आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये पीएसयू कौन कौन सी है जो कि क्लैट पीजी के एग्ज़ाम के स्कोर लेती हैं? तो वो है आपकी ओएनजीसी, बीएचईएल, फिर आती है आपकी पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, और आती है आपकी इंडियन ऑयल लिमिटेड। इसी चीज़ के साथ में देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। तो सबसे पहले आप दे रहे होंगे क्लैट पीजी का पेपर। जब आपके क्लैट पीजी में कितना स्कोर आएगा, अगर आपका स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है और आप टॉप 50 में आ जाते हैं, तो ऐसे में जब आप क्लैट पीजी भर रहे होंगे उसी के साथ में आप क्या भर सकते हैं, इन कंपनी के एडिशनल, जैसे ओएनजीसी है तो उसका एडिशनल फॉर्म आपको अलग से फिलअप करना पड़ेगा। फिर अगर ये जो स्कोर आपका सही आता है तो वो आपको कॉल करते हैं किस चीज़ के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो बंच ऑफ पीपल्स को बुलाया जाता है और आपका क्या करवाया जाएगा, जीडी करवाया जाएगा। इस जीडी में काम आएगी आपकी सॉफ्ट स्किल, वो सारी स्किल्स जो कि आपने जब एलएलबी करा था तो उस टाइम पे जो आपके मॉक इंटरव्यूज़ होते थे और बाकी सारी चीज़ें होती थी, तो वो वाली चीज़ आपके कहाँ काम आएगी, ये ग्रुप डिस्कशन में काम आ रही होगी। और अगर आप क्लियर कर लेते हैं ग्रुप डिस्कशन वाला राउंड, तो फिर आपके पास क्या आ जाती है, पर्सनल इंटरव्यू के लिए वो लोग कॉल करते हैं। इस पर्सनल इंटरव्यू को भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपका प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए कि अगर आपको पीएसयू में क्या करना है, प्लेसमेंट चाहिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, यानी कि आपने जो एलएलबी कर रखा है, या अगर वो 3 इयर्स का है या 5 इयर्स का, उसमें अगर आपकी जो कैटेगरी बिलोंग करती है वो किसको बिलोंग करती है, जनरल या ओबीसी को, तो जनरली आपके 55% मांगते हैं, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 50% मांगते हैं। लेकिन इसी चीज़ के साथ में एक परेशानी ये है कि कई बार ये जो पीएसयूज हैं वो क्या मांग सकते हैं, आपको अपर स्कोर के लिए भी बोल सकते हैं। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है, पर कई बार कुछ पीएसयूज, अब आपको बताया ना कि हमें क्या करना है, ओएनजीसी का अलग से फॉर्म भरना होगा, एनटीपीसी का अलग से फॉर्म भरना होगा, ऑयल का अलग से फॉर्म भरना होगा। तो ऐसे केस में क्या हो रहा होगा, ऐसे केस में यहाँ जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा होगा इस वाले फॉर्म में, वो कई बार आपका 55% ना होते हुए कितने परसेंट दे रखा होता है, कई बार रिक्वायर्ड स्कोर आपका 60% होता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। फिर उसके बाद बोल रखा है कि इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। अब यही चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो हमारा क्लैट पीजी का पेपर होता है उसमें भी सेम यही चीज़ बोल रखी है कि जब सिलेक्शन हो रहा होगा तो अपर एज लिमिट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका पीएसयू के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो अभी तक की स्लाइड्स देखते हुए और अभी तक का वीडियो देखते हुए आपको ये बात तो पता पड़ ही गई है कि पीएसयू किसके थ्रू ले रहे हैं, क्लैट पीजी के लिए ले रहे हैं। तो बेसिकली हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो किसका पेपर डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, वो है आपका क्लैट पीजी का पेपर पैटर्न। तो क्लैट पीजी का पेपर पैटर्न आता कैसा है, तो बेसिकली आपको कितने आएंगे, 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, 1 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा, और साथ में आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अभी तक जनरली जो स्कोर है वो कहाँ तक जाता है, वो आपका, अगर आपको पीएसयू के लिए अप्लाई करना है तो आपको अबव 90 आने चाहिए, क्योंकि ये स्कोर 90 to 100 जाता है।
जनरली। तो इसलिए आपका जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। सारे जो पेपर्स हैं वो इसका एक पेपर होगा जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, 120 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे होंगे और इन 120 मार्क्स में क्या रहेगी आपकी, साथ में माइनस मार्किंग भी रहेगी। अब इसमें अपन बात करते हैं सिलेबस में आता क्या क्या है। तो बेसिक इसमें सबसे ज़्यादा जो आता है वो आपका क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आता है आपका टॉर्ट, फिर आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर आते हैं आपके अदर एक्ट आते हैं। तो इसमें सीआरपीसी भी आता है और भी जितने भी आपने कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, जितने भी आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, वो लगभग सारे सब्जेक्ट किसके लिए आते हैं, क्लैट पीजी के एग्ज़ाम के लिए आते हैं। इन एग्ज़ाम के साथ में ही, इसी चीज़ के साथ में आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि अब जो पेपर पैटर्न है 2021 से, ये वाला जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है। चेंज इन सेंस कि अब ये लोग किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो आता है आपके जजमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करा जा रहा है। किस तरीके के जजमेंट्स पे फोकस करा जा रहा है, तो लास्ट ईयर यानी कि अगर आप अभी जो आपका डेट पड़ेगी वो कौन सी रहेगी, दिसंबर 2023 होगी। तो ये दिसंबर 2023 के टाइम पे आपको कहाँ से जजमेंट पढ़ने पड़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसाइडेड केस लॉ हैं, कौन से ईयर के, 2023 के, वो सारे आपको पढ़ने हैं, जो कि बेनिफिट देंगे आपको किसके लिए, क्लैट पीजी के एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि कि पेपर का पैटर्न ही इसी तरीके से बनाया गया है कि जजमेंट में से एक पैराग्राफ लिखा दिया जाएगा और उस बिहाफ पे आपसे अलग अलग तरीके के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिस क्वेश्चंस में जनरली जज के नाम, उनका रेशो और अदर चीज़ें, लैंडमार्क केसेस पूछे जाते हैं। अब इसी चीज़ के साथ में आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर आप जजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे लाइव लॉ करके एक वेबसाइट है जिसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि आपको डेली बेसिस पे टोटल जजमेंट दिखा रही होगी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के। तो ये कुछ तरीका है अगर आप किसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, पीएसयू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एक और ऑप्शन है, क्योंकि क्लैट पीजी के ही स्कोर पे, किसके स्कोर पर, क्लैट पीजी के ही स्कोर पर आप किसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, जेएजी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये होता है जज एडवोकेट जनरल का एग्ज़ाम। तो अगर आपकी इच्छा कहाँ जाने की है, आर्मी में जाने की है, तो ऐसे केस में ये ऑप्शन भी आपके पास खुला हुआ है। इसके लिए क्या रहेगा, आपका जो क्लैट का पीजी का स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और साथ में ही आप किसके लिए अप्लाई करेंगे, जेएजी के लिए अप्लाई करेंगे। जब आप जेएजी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो इसमें एज क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस चीज़ में ना सिर्फ आपका स्कोर मैटर करेगा बल्कि आपकी एज, आपकी फिटनेस और अदर चीज़ें भी मैटर करेंगी। जैसे यहाँ जितने भी जेएजी के कैंडिडेट्स होंगे वो किसके थ्रू किस तरीके से सेलेक्ट हो रहे होंगे, तो वो शॉर्ट बेस कमीशन के लिए हो रहे होंगे, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि आपकी जॉब कितनी रहेगी, वो बेसिकली रहती है आपकी 10 ईयर्स की, पर अगर आपने 10 ईयर्स का जो टेन्योर है वो काफ़ी अच्छा करा है तो इसमें आपको एडिशनल मिल जाते हैं 4 ईयर्स। तो टोटल आपकी सर्विस कितने ईयर्स की हो जाती है, 14 ईयर्स की आपकी सर्विस हो जाती है। कौन से लोग हैं जो कि जेएजी का एग्ज़ाम या फिर हम बोले इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें बोला जाता है कि अगर आपने एलएलबी की डिग्री कर रखी है, चाहे वो 3 ईयर्स की हो चाहे 5 ईयर्स की, आप किसके लिए एलिजिबल हैं, आप जेएजी के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। फिर होता है आपका उसमें एलएलबी में कितने मार्क्स होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे किसके थ्रू, क्लैट पीजी के एग्ज़ाम के स्कोर के थ्रू, जब आप जेएजी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो कुछ कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, और फिर वो बुलाते हैं उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब ये इंटरव्यू बाकी कॉर्पोरेट इंटरव्यू से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये आर्मी और डिफेंस से रिलेटेड है, तो आपको देना पड़ता है एसएसबी। तो एसएसबी बेसिकली एक
एग्ज़ाम होता है, एक इंटरव्यू होता है, जिसमें आपका साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट देखा जाता है। साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद आपका होता है मेडिकल टेस्ट। अब मेडिकल टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी फ़िटनेस होनी ज़रूरी है, आपकी प्रॉपर हाइट होनी ज़रूरी है। और अगर आप तीनों चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन वाली चीज़ क्लियर कर लेते हैं, एसएसबी का इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं और मेडिकल के एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तो आप किसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे? आप जेएजी के जो एग्ज़ाम है वो 100% क्लियर कर पाएंगे। तो ये होता है तरीका जेएजी में जाने का। लेकिन इसी चीज़ के साथ में आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है, यहाँ आपको करनी पड़ती है ट्रेनिंग। ये जो ट्रेनिंग होती है आपकी, वो होती है ऑलमोस्ट 48 वीक्स की, जिसमें आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, जो कि आर्मी का होता है। नेक्स्ट आता है आपका, अब हमने दो ऑप्शन पढ़ लिए हैं। सबसे पहला हमने जो पढ़ा था वो क्या था आपका? वो था आपका क्लैट पीजी के थ्रू पीएसयू में जा सकते हैं, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं? क्लैट पीजी के थ्रू जेएजी में जा सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका यूजीसी नेट के लिए। तो अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट किस चीज़ में है, टीचिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है और आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप जब क्लैट पीजी का एग्ज़ाम देते हैं, उसी के साथ, क्योंकि आपका पीजी 1 to 2 ईयर्स का होता है, इसी 1 to 2 ईयर्स में आप किसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? नेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाता है, तो आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूजीसी अफिलिएटेड कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। और ना सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आपकी इस यूजीसी नेट में अच्छी रैंक है, तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगी? एक स्टाइपेंड मिलेगी, जो कि हर मंथ मिलती है, और वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 35,000 रुपीज़। तो यानी कि आपको सिर्फ नेट वाला एग्ज़ाम, जो कि काफ़ी अच्छे स्कोर से अगर आप क्लियर करते हैं, जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं, नेट जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं, तो ऐसे केस में आपको कितनी मिल रही होगी? आपको 35,000 हर महीने मिल रहे होंगे। इसके लिए बोला क्या जाता है, अगर आपको यूजीसी नेट देना है, तो आपको ग्रेजुएशन यानी कि एलएलबी का आपके पास डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो आप यूजीसी नेट के लिए कब प्रिपेयर कर सकते हैं? जब आप क्या कर रहे हैं? एलएलएम कर रहे हैं। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, यानी कि पेपर पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। तो जो आपका पेपर पैटर्न होता है वो किस तरीके का होता है? वो है आपका कॉमन एंट्रेंस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इस कॉमन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपका जीके, फिर आता है मेंटल एबिलिटी, और इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं पेपर नंबर 1 में। फिर आता है आपका पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 में वो ही चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि आपके कंपलसरी जो कंपलसरी सब्जेक्ट थे एलएलबी में, वो वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपके आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, आपके आएगा टॉर्ट, आपके आएगा बिजनेस लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, फिर उसी चीज़ के साथ में आता है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस, फिर आता है आपका ये वाली चीज़ें सीआरपीसी। इस तरीके के चीज़ें जो है, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे होंगे। नेक्स्ट आता है आपका एक और ऑप्शन है, जो कि आप क्या ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एलएलबी कर चुके हैं या फिर एलएलबी के 5th ईयर में हैं, तो आपके पास एक और ऑप्शन खुला है, वो है आपका सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट एग्ज़ाम। इसमें बोला ये जाता है कि अगर आपका थोड़ा भी रुझान किस साइड है, अगर आपका थोड़ा भी रुझान ज्यूरिस्प्रूडेंस की साइड है, या फिर जुडिशरी की साइड है, या फिर लिटिगेशन की साइड है, तो ऐसे केस में आप कहाँ जा सकते हैं? इस एग्ज़ाम के लिए क्लियर कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम आप अपने 5th ईयर में भी अपीयर हो सकते हैं। तो देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है। सबसे पहले अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के क्लरिकल और रिसर्च असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको देना पड़ेगा एक रिटन टेस्ट। उस रिटन टेस्ट का जब रिजल्ट आएगा, तो निकाली जाएगी एक मेरिट लिस्ट,
और उस मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे आपको क्या बुलाया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा। अब अगर बात करें रिटन टेस्ट में सिलेबस क्या रहता है, यानी कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले रहता है आपका सेक्शन 1, जो कि होता है कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का आपका पेपर, 50 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 रहता है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड और आपकी अवेयरनेस को चेक करा जाएगा। जो आपका सेक्शन 2 होता है वो होता है आपका 100 मार्क्स का, जिसमें आपसे पूछा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले तो मिलती है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके लिए फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहेगा। ये वाली जो जॉब है ये किसके बेसिस पे होती है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, यानी कि ये जॉब परमानेंट जॉब नहीं है आपकी, लेकिन स्टिल आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको एक्सपोजर जो है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। ना सिर्फ एक्सपोजर अच्छा मिलेगा बल्कि यहाँ काफ़ी डिसेंट स्टाइपेंड भी मिलती है, जो कि होती है आपकी, वो कितनी है, 65,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रही है। नेक्स्ट आता है असेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है। अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट क्लरिकल एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप होने चाहिए लॉ ग्रेजुएट, और उसके साथ में ही आपके पास होनी चाहिए थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज। कंप्यूटर की नॉलेज में ये क्या मांग रहे हैं, सबसे पहले इसमें मांगा जाता है कुछ इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो कि आपको चलानी आनी चाहिए, यानी कि इसके अब ऊपर आपको काम करना आना चाहिए, जैसे मनुपुत्रा, SCC ऑनलाइन, लेक्सेस, नेक्सेस, वेस्ट लॉ, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनका आपको काम करना आना चाहिए। नेक्स्ट बोल रखा है कैंडिडेट स्टडिंग इन, अगर आप कौन से ईयर में हैं, 5th ईयर में भी हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मेजर फैक्टर है वो है आपका एज क्राइटेरिया। आपकी जो एज है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। तो अगर आपकी एज इस वाली रेंज में आती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वाले एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट वाले एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अनदर ऑप्शन है, अगर आपका थोड़ा भी रुझान यानी कि थोड़ा भी इंटरेस्ट बैंकिंग में है, और अगर आप किस में जाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आप, और अगर आपको कॉमर्स वाले जो सब्जेक्ट हैं जब आप लॉ पढ़ रहे थे तो आपके जो कमर्शियल लॉ वाले सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है, तो आप किसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं IBPS का। IBPS के एग्ज़ाम्स बेसिकली जितने भी आपके गवर्नमेंट बैंक हैं उनके लिए होता है, एक्सेप्ट, लेकिन किसके अलावा, एक्सेप्ट SBI इस एग्ज़ाम के थ्रू नहीं लेती है, वो अपना पर्सनल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो IBPS का एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं और बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी एज जो है वो किस में होनी चाहिए, 20 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे वो ज़रूरी नहीं है LLB ग्रेजुएट हो या फिर लॉ ग्रेजुएट हो, वो हर फील्ड के जो ग्रेजुएट्स हैं वो किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, IBPS के एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक एडिशनल एडवांटेज और बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपने जब LLB कर रहे थे तो आपने क्या कर रखा था, बैंकिंग लॉ और अदर लॉ अगर आपने ऑप्शनल ले रखे थे तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ क्या दे देगी, बेनिफिट दे जाएगी। फिर आता है आप एनरोल्ड होने चाहिए, किसके लिए, बार काउंसिल के लिए, यानी कि बार में आपका एनरोलमेंट हो चुका हो, आपने वो एग्ज़ाम क्लियर कर रखा हो। अब इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली 3 तरीके से होता है। सबसे पहले होगा आपका प्रीलिम के बाद होगा आपका मेंस, और फिर होता है आपका इंटरव्यू। अब प्रीलिम का अगर हम सिलेबस देखेंगे तो ये वैसा ही सिलेबस है, लगभग वैसा ही सिलेबस है जैसा कि हम अदर प्रीवियस एग्ज़ाम्स में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इसमें आता है आपका रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि हम सुप्रीम कोर्ट वाले एग्ज़ाम में भी देख चुके थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और आपकी आती है जनरल अवेयरनेस। तो आप साइमल्टेनियसली कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर एक चीज़ के लिए करेंगे, पर अगर आप चाहें तो साइमल्टेनियसली बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं उसी चीज़ को पढ़ते हुए। तो अगर आपका प्रीलिम वाला एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाता है तो आपके
किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मेंस के लिए क्लियर एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं तो अब आपको पढ़ने हैं वो वाले सब्जेक्ट जो कि हमने किस में पढ़ रखे थे, LLB में थोड़ी बहुत जानकारी हमें इसमें दी गई थी। जैसे आपका आता है बैंकिंग रेगुलेशन, कंप्लायंस एंड लीगल एस्पेक्ट, फिर आता है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिर आता है सिक्योरिटीज़ एक्ट, फिर है फॉरेन एक्सचेंज, मनी लॉन्ड्रिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सरफाइजी एक्ट, बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट, और आपका आता है DRT एक्ट। इसी चीज़ के साथ में ये है कुछ ऑप्शंस जो कि आज के वीडियो में हमने आपको दिए हैं, जिसके थ्रू आप अपना करियर पाथ क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ जानकारी क्लियर हो चुकी होगी। आज के लिए इतना ही, बाय।